दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के रिवीजन की श्रृंखला में आज यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 के प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे, जो आगामी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। पहला प्रश्न दोस्तों भारतीय इतिहास से है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों सही उत्तर है 13वें शिलालेख से। तो अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध है और इसमें अशोक की विजय हुई थी। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है आपके सरायनाहर, दमदमा, महदहा और लंघनाज से। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका दमदमा। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव मानव कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न है, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो W.A. फेयर सर्विस इन्होंने द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो सही उत्तर है लेखहिया। तो डॉक्टर J.N. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं और अधिकांश क्षत विक्षत हैं। तो विंध्य क्षेत्र के लेखहिया नामक शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि किसकी थी? ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, राजेंद्र प्रथम, अमोघ वर्ष और गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो सही उत्तर है दोस्तों समुद्रगुप्त की उपाधि थी पृथिव्या प्रथम वीर। इतिहासकार तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज में लिखा है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उसके बाद उसने पृथिव्या प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास से विक्रमशिला बिहार की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं विक्रमशिला बिहार के स्थापना धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था और उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला और सोमपुरी यानी पहाड़पुर में बिहारों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो दोस्तों सही उत्तर है नागलापुर। नागलापुर नामक शहर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी और कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य के क्लासिकी युग का माना जाता है। कृष्णदेव राय की उपाधियां आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की थीं। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आप जानते हैं चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवन और इल्तुतमिश। तो दोस्तों गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था और ऐबक ने आरंभ से ही इसे सरे जहांदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया था और ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो वो था अकबर। अकबर मुगल शासक था जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह कहाँ स्थित था? तो देखिए मुगल काल में जो मदरसे थे उसने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी, वो लखनऊ में स्थित था। दोस्तों मध्यकाल में जो प्रचलित पाठ्यक्रम था उसको ध्यान में रखते हुए मुल्ला निजामुद्दीन ने 18वीं शताब्दी में दर्स ए निजामी निश्चित किया और उसके अनुसार यह पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के लिए शासन के आरंभ में प्रचलित था।
अगला प्रश्न है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के लड़ाई में पराजित किया था? तो सही उत्तर है 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और बाबर ने तोपखाने का प्रयोग करके इसमें जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न है भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन है आपके शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप और हेमू। तो सही उत्तर है दोस्तों हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसे भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य माना जाता है। दोस्तों दिल्ली के अंतिम यशस्वी हिंदू सम्राट के रूप में हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य को भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो सही उत्तर है 1820 से 1827 के बीच में टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे और दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही उत्तर है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। अगला प्रश्न है देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन दोस्तों ये मौलाना हुसैन अहमद और अन्य लोगों द्वारा 1866 में देवबंद उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत में दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुआ था। तो सही उत्तर है देवबंद आंदोलन 1866 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? ऑप्शन है झांसी, सतारा, करौली और संभलपुर। तो दोस्तों प्रथम शिकार राज्य हड़प नीति का या विलय नीति का सतारा हुआ था। डलहौजी का जो व्यपगत सिद्धांत था उसके अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा को 1848 में, जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और करौली को 1855 में विलय नीति के लिए अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो आइए सुमेलित कराते हैं। दोस्तों सही उत्तर है प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला चैपल की संधि से अंत हुआ था इसका। इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक अनिर्णायक युद्ध था और प्रथम मैसूर युद्ध जो था इसमें ब्रिटिश सेना की हार हुई थी। तो इस प्रकार सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम किस संदर्भ में लिया जाता है? ऑप्शन है सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। तो दोस्तों DK कर्वे यानी धुंधुपंत केशव कर्वे का नाम स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों से संबंधित है और जो DK कर्वे हैं ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। विधवा विवाह और महिला शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा आरंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो उनका जो आंदोलन था लाल कुर्ती या रेड शर्ट आंदोलन था। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया था? तो ये था जलियांवाला बाग नरसंहार। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था और इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों भूगोल से संबंधित मैलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है।
सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो देखिए सही सुमेलन है जो इस प्रकार है, पर्वतीय दर्रे और उनसे संबंधित राज्यों का। तो देखिए माना दर्रा ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला दर्रा जो है आपका जम्मू कश्मीर में है और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो विंध्य, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना में से गोंडवाना जो क्रम की चट्टान प्रणाली है या शैल प्रणाली है ये नवीनतम है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से हुआ। ये शिलाएं बहुत अधिक धात्विक हैं और धारवाड़ क्रम में सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा और टंगस्टन प्राप्त होता है। कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनका जो निर्माण हुआ है धारवाड़ की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद, और जो सबसे बाद में हुई हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और भारत का अधिकांश लोहा आपको याद रखना चाहिए कि गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो सही उत्तर है आपका जोजिला। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। तो लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रे से होकर जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। दोस्तों अनाईमुड़ी चोटी केरल के इडुक्की जिले में स्थित है और ये पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। अगला प्रश्न है किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन है आपके बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचाई किया जाने वाला क्षेत्र भूमि सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? दोस्तों ये है कर्नाटक। कर्नाटक कहवा या कॉफ़ी का 70% से अधिक उत्पादन अकेले करता है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से हैं? तो ये शहर हैं आगरा, दिल्ली और जयपुर। ADJ याद रखिएगा, ADJ यानी आगरा, दिल्ली, जयपुर भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है तो उसे कोंकण तट कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, और पश्चिमी तटीय मैदान बहुत ही संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है तातीपाका तेल शोधनशाला या तातीपाका ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का समय 1 जून से 30 सितंबर तक होता है और भारत में अधिकांश वर्षा इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा चेन्नई में प्राप्त होती है। तो सही उत्तर है आपका चेन्नई। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, सही सुमेलित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, ये भी सही सुमेलित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, जबकि तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर है। और इसमें आपका ऑप्शन दिया है कोनार नदी, जो कि गलत है। ऑप्शन बी सही उत्तर है आपका। तिलैया बांध कोनार नदी पर नहीं बल्कि जो है बराकर नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कूटों से झीलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? आपकी झीलें हैं ग्रेट बियर झील, बैंकाल झील, विक्टोरिया और सुपीरियर झील। तो दोस्तों सबसे बड़ी झील जो है वो आपकी सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील चौथे स्थान पर इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 4, सुपीरियर सबसे बड़ी है। उसके बाद आपकी विक्टोरिया है, फिर आता है बैंकाल झील और उसके बाद ग्रेट बियर झील का नंबर है। तो 4, 3, 2, 1 सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के भूगोल से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों सुमेलित कौन सा नहीं है, रॉटरडम, ये नीदरलैंड का बंदरगाह है। इगारका, दोस्तों इगारका जो है वो रूस में स्थित है, चीन में नहीं, तो ये सही सुमेलित नहीं है। मॉन्टेवीडियो उरुग्वे का बंदरगाह है और जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया का बंदरगाह शहर है। तो सही उत्तर है आपका इगारका सही सुमेलित नहीं है, जो कि चीन में दिया है। इगारका बंदरगाह रूस में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये हवाएं हैं और उसके बाद संबंधित क्षेत्र और देश दिए गए हैं। फोन जो है, फोन हवा आल्प्स पर्वत सही है। बोरा, बोरा दोस्तों एड्रियाटिक सागर से इटली में चलती है, ये पोलैंड दिए हैं, ये गलत है। मिस्ट्रल राइन घाटी में प्रवाहित होने वाली स्थानीय पवन है और खमसिन मिस्र में जो बहने वाली स्थानीय पवन है। तो फोन आल्प्स पर्वत पर बहती है, बोरा जो है वो इटली में बहती है, मिस्ट्रल राइन घाटी में और खमसिन मिस्र में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बोरा सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। ये घास के मैदान हैं और उनसे संबंधित महाद्वीप हैं। तो देखिए लानोज जो है वो दक्षिण अमेरिका का मैदान है, स्टेपीज आपका यूरोप में पाया जाता है, प्रेरीज मैदान जो हैं वो आपके उत्तरी अमेरिका में और वेल्ड अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बार फिर से देखिए, लानोज दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोप में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका और वेल्ड अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश केन्या है। अब आइए देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। सूची 1 में आपकी जनजातियां दी गई हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो किर्गिज जनजाति ये आपकी मध्य एशिया में निवास करती है, बुशमैन कालाहारी में निवास करते हैं, एनू जो है वो जापान में और बद्दू अरब में निवास करते हैं। तो आपका सही मिलान हो जाएगा 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। किर्गिज मध्य एशिया में निवास करने वाली जनजाति है, बुशमैन कालाहारी में, एनू जापान में और बद्दू, एनू जो है वो जापान में और बद्दू अरब में निवास करने वाली जनजाति है। आइए देखते हैं, औद्योगिक क्षेत्र और देश का मिलान करना है। किनकी, कैंटन, लॉरेन और बेला हॉरिजॉन्टले। दोस्तों इसका मिलान आप ऐसे कर सकते हैं, डी का आपका 3 हो जाएगा, बेला हॉरिजॉन्टले। लॉरेन जो है, लॉरेंस ये फ्रांस में है, कैंटन आपका चीन में है और किनकी जापान में है। इसको आइए देख लेते हैं, किनकी जापान में, कैंटन चीन में, लॉरेन फ्रांस का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र है और बेलो हॉरिजॉन्टले ब्राज़ील का औद्योगिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 से सुमेलन कराना है, केंद्र और खनिज। दोस्तों मकुम जो है, मकुम कोयला क्षेत्र है, याद रखिएगा मकुम आपका कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा जो डल्ली राझड़ा दिया गया है, डल्ली राझड़ा आपका लौह अयस्क का क्षेत्र है। कोरापुट से क्या प्राप्त होता है, तो आप कोरापुट को मिलान कराएंगे, कोरापुट से बॉक्साइट और चित्रदुर्ग से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा कितनी झुकी होती है। तो दोस्तों पृथ्वी की जो परिक्रमण धुरी है वो दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री झुकी होती है। तो सही उत्तर है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 अंश पर झुकी होती है पृथ्वी की अक्षीय धुरी। अगला प्रश्न पर्यावरण से देखते हैं, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय विकास योजना या राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी। तो ये है 2008। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम नेशनल एक्शन प्लान जो है वो 2008 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, का मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
अगला प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों उर्वरकों के अधिक प्रयोग से उपर्युक्त सभी यानी मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण सभी होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन है धान का क्षेत्र, वन, घास का मैदान और झील। तो दोस्तों धान का जो खेत है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, जबकि वन, घास के मैदान और झील जो हैं वो प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही हानिकारक और विषैली गैस है और ये हमारे फेफड़ों में जब प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है और कई बार इससे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव क्या है? ऑप्शन है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता और ऑप्शन डी है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है, क्योंकि ये साग सब्जियों का सेवन करने के साथ साथ ये मांसाहारी भी होता है। जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण क्या हैं? ये आपका अगला प्रश्न है। तो दोस्तों प्राकृतिक आवासों का विनाश जो है वो जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत भारत में जीवों और उसके आवास स्थलों की सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो कौन सा है? तो वो है नाइट्रेट। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग में आती है? तो वो गैस होती है दोस्तों मीथेन। बायोगैस संयंत्र से मीथेन गैस उत्पादित होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर दोस्तों पूर्ण विकिरण उत्तापमापी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। पायरोमीटर अत्यधिक उच्च ताप नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो आप जानते हैं डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? एनीमोमीटर। सही उत्तर है एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। मानव की स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये दूरी होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं और ये 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है और इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था। अगला प्रश्न है वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो वायु में होती है उसके द्वारा जो ब्लेड होते हैं उनको घुमाया जाता है और इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी के क्षेत्र में 1921 का नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह किस को प्रयुक्त किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर यानी नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो ये होता है भारी पानी जिसको कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यह मंदक और शीतलक दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वोल्टीय सेल या फोटो वोल्टीय सेल क्या होता है? तो दोस्तों सौर सेल जो होते हैं उनको फोटो वोल्टिक सेल या प्रकाश वोल्टीय सेल कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो एंड्रोहेड्रल फुलरीन जो है वो विश्व की सबसे महंगी धातु है, जिसको कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में बनाया गया है। अगला प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये देखिए खेती के प्रमुख प्रकार और किसकी खेती से संबंधित है उसके बारे में जानते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा वेजी कल्चर जो है ये वृक्षों की कृषि होती है। पीसी कल्चर मछली पालन है और ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती से संबंधित है। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। देखिए थोड़ा सा घुमावदार है, वेजी कल्चर कहीं आप सब्जी खेती से मिला देंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। वेजी कल्चर वृक्षों की खेती और ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती, यानी जो लता युक्त सब्जियां हैं उनकी खेती ओलेरी कल्चर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों 1, 2 और 4 यानी रक्त में ऑक्सीजन, लौह युक्त यौगिक और रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। प्रतिरक्षा के लिए श्वेत रक्त कणिकाएं उत्तरदायी होती हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ये है गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। कैफीन क्षारक कहाँ उपस्थित रहता है? केवल चाय में, केवल कॉफ़ी में, चाय और कॉफ़ी दोनों में और नींबू पानी में। तो दोस्तों कैफीन क्षारक चाय और कॉफ़ी दोनों में उपस्थित होता है। कैफीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टलीय एन्सेथाइन क्षारक होता है। यह एक मनोस्फूर्तिदायक और मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि होती है। अगला प्रश्न है, मानव सदृश लघुतम कपि कौन सा होता है? तो गिब्बन जो होता है दोस्तों ये मानव की तरह लघुतम कपि होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? सिनकोना की छाल से। और जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? दोस्तों जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थायमीन, बेरीबेरी ये सुमेलित है। एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी रोग उसकी कमी से सही सुमेलित है। विटामिन ए की कमी बाढ़ांधता ये सही नहीं है। विटामिन के रक्त का जमना, तो विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी होती है, न कि बाढ़ांधता। बाढ़ांधता दोस्तों एक आनुवांशिक बीमारी है, इसलिए विकल्प सी जो है वो आपका सही उत्तर है क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है। किसकी? तो श्वेत रक्त कणिकाओं की असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है ल्यूकीमिया में। ये एक रक्त कैंसर होता है और इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, उसे किस रोग से पीड़ित माना जा सकता है? तो वो बुलीमिया रोग से पीड़ित होता है। ऐसा व्यक्ति जो ये नहीं समझ पाता है कि उसे भोजन कब बंद कर देना चाहिए, वो बुलीमिया रोग से पीड़ित होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो वो होता है ओ ब्लड ग्रुप। और कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयोग होता है? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामीन और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों जल को जीवाणु मुक्त करने में ये सभी जो पदार्थ हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार होता है? तो मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए और उपर्युक्त तीनों के लिए। तो सही उत्तर है मस्तिष्क उपर्युक्त तीनों के लिए, यानी सोचने, हृदय गति नियंत्रण और शरीर संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? तो कैप्सेसिन की उपस्थिति है, ये मिर्च की तीक्ष्णता या तीखेपन का कारण होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य एसिड अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो दोस्तों
चावल, दूध, अंडा और सोयाबीन। सोयाबीन और पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मछली और मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्लों से युक्त होता है और इसे संपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। सोयाबीन एकमात्र ऐसा गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन विकल्प में चावल को छोड़कर शेष तीनों विकल्पों में भोज्य पदार्थों में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर स्टार दिया गया है। लेकिन आयोग द्वारा इसमें इस प्रश्न को उत्तर से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो वो होता है सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी। ये एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो ये है फास्फोरस 32। इसका प्रयोग ल्यूकीमिया यानी रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत ने बराक 8 मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? तो बराक दोस्तों इजराइल के सहयोग से विकसित की गई है। राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कितने दिनों के भीतर? 14 दिनों तक। 14 दिनों तक यदि राज्यसभा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो लोकसभा द्वारा पारित विधेयक जो है उसको राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? तो ये होता है भारत का राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करता है। देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्तीय आपात का प्रावधान अनुच्छेद 360 में और अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सरकारिया आयोग किसके संबंधों की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था? आप जानते हैं केंद्र राज्य संबंध के मध्य जो है समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य वित्त आयोग क्या है? तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 243 झ में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 में उल्लेख है कि संसद के किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि पर कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब दिया था? तो ये था केशवानंद भारतीवाद 1973 में संविधान के मूल संरचना या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कितने समय के बाद प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो ये है 1 वर्ष। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष के अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, लेकिन जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प में उपबंधित रीत से पारित हो जाता है उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको इस खंड के अधीन नहीं प्रवृत्त रहता 1 वर्ष की अवधि तक और प्रवृत्त रहेगा। अगला प्रश्न पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। भारत के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और इसे संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी तो ऑप्शन है आपके लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है लोकतांत्रिक शक्तियों को विकेंद्रीकृत करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये हैं BR मेहता, यानी बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार माना जाता है।
कथन और कारण से संबंधित अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। ये सही है। अनुच्छेद 32 जो है वो मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश, असम और हरियाणा में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नहीं, क्योंकि जो है आरक्षित अनुपातों का संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल संख्या के यथाशक्य वही होगा जो पंचायत में अनुसूचित जातियों अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या के अनुपात उस क्षेत्र के कुल जनसंख्या से है। और मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में है, जबकि संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली को छोड़कर यह किसी राज्य में अस्तित्व में नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है? तो ये है राज्य का विधानमंडल। पंचायतों की संरचना उपबंधित करने के लिए राज्य का विधानमंडल अधिकृत होता है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो सही उत्तर है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। दोस्तों भारत में नए राज्य के निर्माण की विधि के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, केवल साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण संसद कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो ये है संसद। संसद भारत में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये दोस्तों ये आपके अनुच्छेद 148 से संबंधित है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 323 में, और संघ लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद 315 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सही उत्तर है 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशक या डायरेक्टर्स की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? उत्तर है दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष और भारत का महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है और केंद्रीय राज्य योगदान 75% है। तो ये सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है? तो डिजिटल भारत योजना दोस्तों शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए नई घोषित योजना नहीं है। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? देखिए 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी। दोस्तों 14वां वित्त आयोग 2 जनवरी 2013 को गठित किया गया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भूतपूर्व गवर्नर डॉक्टर YV रेड्डी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? तो ये है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत ये योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है आपके गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना,
बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना और ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं का प्रसार। तो सही उत्तर है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, ये वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शामिल किया जाता है, जबकि अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? करों में कमी, मजदूरी में बढ़ोतरी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी और मुद्रा आपूर्ति में कमी। तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, क्योंकि घाटे की वित्तीय व्यवस्था के कारण जो है वो अधिक मुद्रा, कालाबाजारी और जमाखोरी को बढ़ावा देता है। इसमें वित्तीय कोष जुटाने का एक स्रोत होता है, इसलिए इसको हीनार्थ प्रबंधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने का पात्र है? तो ये है 6 से 14 वर्ष के आयु का समूह, ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है किस वर्ष स्वावलंबन योजना आरंभ की गई थी? तो ये है 2010। सन 2010 में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी, जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक पेंशन योजना है। अगला प्रश्न है 2005-06 में आरंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग कौन नहीं है? ऑप्शन है आपके ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, पेयजल और ग्रामीण सड़क। तो भारत निर्माण योजना में ग्रामीण स्वच्छता इसका अंग नहीं है, जबकि ग्रामीण आवास, सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी इसका अंग है। अगला प्रश्न है कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनका सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ। दोस्तों हरित क्रांति 1966-67 में शुरू की गई, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 को किया गया और गरीबी हटाओ को नारा इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में दिया गया था। तो सही ऑप्शन है हरित क्रांति, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर गरीबी हटाओ। तो 3, 2, 1 सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ई बीज किससे संबंधित है? तो ई बीज जो है सरकारी सेवाओं के पहुंच हेतु एकल द्वार यानी प्लेटफॉर्म से संबंधित है, ई बीज पोर्टल। अगला प्रश्न है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की है? केलकर समिति। डॉक्टर विजय केलकर के नेतृत्व में गठित केलकर समिति ने धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की है। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है? 2015 से 2022 ये प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM का उद्देश्य कौन नहीं है? तो सही उत्तर है साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि जबकि उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन और फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न जनसंख्या और नगरीकरण से है। हाल में ही जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? बौद्ध, सिख, जैन और मुस्लिम। तो दोस्तों सिखों में सबसे कम लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। सही उत्तर है आपका बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए 1971 से 81 में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 24.66% रही, 81 से 91 में 23.87%, 1991 से 2001 के बीच 21.54% और 2001 से 2011 के बीच जो जनगणना वृद्धि दर रही है वो 17.64% है, इसलिए ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न है, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होगी? तो दोस्तों, विश्व जनगणना आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों की औसत उम्र 2020 में 29 वर्ष होगी और इस हिसाब से ये दुनिया का सबसे युवा देश माना जा सकता है। यूपी स्पेशल के अंतर्गत देखते हैं, 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का परास कितना है? तो उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी भारत के निर्यात में केवल 4 से 5% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो सही उत्तर है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। इन तीनों को ही जिला योजना में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों, खतौली, बलरामपुर, बुलंदशहर और नजीबाबाद ऑप्शन आपके दिए गए हैं, लेकिन खतौली कभी एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हुआ करती थी, लेकिन अब इस चीनी मिल का उत्पादन 5वें स्थान पर आ गया है। तो सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, गोला, जिसका कि उत्पादन 13.73 लाख प्रति कुंटल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आपका नोएडा में स्थित है। और भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान केंद्र स्थित है, इज्जत नगर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विविध प्रश्नावली से हम समसामयिक प्रश्नों को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न अब समसामयिक प्रश्नों के अंतर्गत उनकी उपादेयता नहीं रह गई है। अब आप जो करंट प्रश्न चल रहे हैं या करंट जो समय चल रहा है उस समय के करंट अफेयर्स को तैयार कर लीजिएगा। विविध या मिसलेनियस प्रकार के प्रश्न जो हैं उसमें देखते हैं, कारगिल टर्निंग द टाइड पुस्तक किसने लिखी है? तो सही उत्तर है दोस्तों मोहिंदर पुरी। कारगिल टर्निंग द टाइड पुस्तक के लेखक लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी हैं और 1999 के कारगिल युद्ध में इन्होंने 8वीं माउंटेन डिवीजन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है? दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। करनाल आपका हरियाणा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, आंतरिक सुरक्षा अकादमी इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके माउंट आबू, नासिक, हैदराबाद और पुणे। तो सही उत्तर है माउंट आबू, राजस्थान में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थापित की गई है। तो दोस्तों, ये था संपूर्ण हल यूपी पीसीएस 2016 प्रारंभिक परीक्षा का, जो आपके आगामी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। आप इसको तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।